है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये खींचतान तो चलती रहती है, लेकिन अगर है तो फिर बातचीत होगी भी। महाराष्ट्र में जो एमएलसी के चुनाव हैं 4 सीटों पर, उसमें आप ही मतलब आपके और कांग्रेस के बीच में थोड़ी खींचतान हो गई है। कह रहे हैं कि आप लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। नाना पटोले साहब का बयान है और काफी रुष्ट बयान है कि वो उद्धव साहब को फोन कर रहे हैं, लेकिन वो तो फोन तक नहीं ले रहे। 2 सीटें हैं जहां आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप नहीं जीत पाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा रिफ्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये अगर ये तो अभी चुनाव खत्म ही हुआ है, अगर ये एकदम सामने आएगा तो फिर वो विपक्षी एकता कहां जाएगी? विपिन जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई मतभेद नहीं है। दोपहर को ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में है। हमारी सीटों को लेकर समझौता हो गया। 4 में से 2 वो लड़ रहे हैं, 2 हम लड़ रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं। एक परिवार है, नोकझोंक भी होती है, हल्की फुल्की तकरार भी हो जाती है, लेकिन जब बात घर के विकास के लिए हो तो घर के लोग बैठ के घर में सुलझा लेते हैं। तो कोई पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि कोई मनमुटाव मतभेद नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक साथ है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर ये एमएलसी का चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें महायुति को हम आराम से हरा देंगे, क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं है। कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसमें हर आदमी वोट नहीं देता है। एक वोटर बनाए जाते हैं और उन वोटरों को बनाने में हमारी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से जो काम किया है, उस काम के ताकत से ही हम बोल रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत जाएंगे। और देखिए, मैं भी देख रहा था कि आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो हमारे समीक्षक और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जरूर बीजेपी की पक्ष को ऐसे रख रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की कमी को उन्होंने पूरा कर दिया। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन अगर विपक्ष को भारत के लाखों करोड़ों जनता ने वोट बैंक दिया है, अपने विवेक बुद्धि से दिया है, तो हम कमजोर नहीं हैं। हमें भी 230-237 के करीब उन्होंने पहुंचाया है और उनको 240 के करीब अकेले पहुंचाया है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, ये टूट गए। ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में पहली बार जनता ने दिखा दिया कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो सरकार पे अंकुश लगाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी रेडी है। तो ये बहुत बड़ा एक हम कहते हैं धन्यवाद है भारत की महान जनता को। आने वाले राज्यों में भी हमें देखने मिलते रहेंगे, क्योंकि जहां जहां अच्छा काम नहीं होगा लोग सरकारों को बदल देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि राज्य में कांग्रेस को चुन के देते हैं तो केंद्र में बीजेपी को चुन देते हैं। ये देश की जनता है, वो अपने विवेक बुद्धि से काम करती है। तो उसके विवेक बुद्धि पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए। राजनीति तो अपनी जगह हम करते रहेंगे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बना है और हमारे यहां नेता को लेकर भी कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्टी का ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा, इसमें कोई तकरार नहीं है। कल को हमारी पार्टी या अखिलेश यादव जी की पार्टी ये नहीं कहने वाली कि हमें विरोधी पक्ष नेता बनाइए। अरे भाई, जब संख्या बल हमारे पास नहीं है तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे। ये सारी छोटी छोटी बातों को तूल न देकर महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन आने वाले जो आगामी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, हरियाणा है, वो कैसे हम जीते, हम इस पर काम कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। आने वाले समय में विपिन जी आप देखेंगे कि हम अच्छी स्थिति में हो गए हैं। ठीक है, अब्बास हैदर साहब से भी पूछ लेते हैं। हैदर साहब, अभी तो डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, ये सब हम देखने वाले हैं, उस पर एक राय बनी हुई है? निश्चित रूप से देखिए, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता की वजह से मुझे लगता है देश और प्रदेश की जनता ने एक नकारात्मक राजनीति के खिलाफ वोट दिया है, जो हम सबको दिखाई दिया है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाओं को मारने का काम किया, उनका गला घोटने का काम किया, वो हम सबके सामने है। किस प्रकार से जो विपक्ष से डिप्टी स्पीकर होता था लोकसभा का, वो 5 साल से नहीं है। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में बिल जाते थे, जहां पे कंसेंसस बन जाता था तमाम दलों के बीच में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कम हो गए। और जो ऑर्डिनेंस थे, आप देखिए, जो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस आते थे, पहले 10 बिल में से 1 ऑर्डिनेंस होता था। इनकी सरकार में 10 में से 4-5 ऑर्डिनेंस हो गए हैं। अगर आप देखें, क्वालिटी में जो बिल जाते थे वो घट करके 13% तो आप कह रहे हैं इस बार वो सब बदलेगा? आप लोग संख्या बल में बड़े हैं तो वो सब चीजों को आप चेक करेंगे?
निश्चित रूप से जब हमारी संख्या बल बढ़ा है, सदन में हमारी संख्या बढ़ी, हम मजबूत हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जनता ने हमें जो काम दिया है उसको हम बखूबी निभाने का सदन से लेकर सड़क तक काम करेंगे। दूसरी बात, अवधेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के आधार पे इंडिया गठबंधन आया। नहीं, ये झूठ के आधार पे नहीं आया, ये सच के आधार पे आया है। चाहे वो ज्योति मिर्घा हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि वो समय आ चुका है कि जातिगत आरक्षण को सिरे से खत्म कर दिया जाए। मुझे लगता है इस प्रकार के तमाम बयानात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समय समय पर आते रहे, जो आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी थे। निश्चित रूप से जो हमारे भले ही चुनाव में हम सरकार ना बनाए हो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को हमारे संविधान के आगे माथा टेकना पड़ता है तो मुझे लगता है ये हमारी मॉरल विक्ट्री है, ये हमारी मॉरल जीत है। और प्रधानमंत्री जी जो 400 पार की बात करते थे, जब वो अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पा रहे तो उनकी मॉरल डिफीट है। लेकिन बहुत दुख की बात है, एक नागरिक के नाते हमें भी दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी भी मुझे लगता है शर्म नहीं है कि वो अब किसी और नेता को एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी में मौका देते हुए प्रधानमंत्री बनते। क्योंकि ये पूरा चुनाव ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था, ना ये चुनाव एनडीए का था, ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी का था। ये बात हो रही थी मोदी मैजिक की, बात हो रही थी मोदी की गारंटी की, मोदी की इमेज की बात हो रही थी। तो निश्चित रूप से वो फेल हुआ है। जनता असल मुद्दों पे वोट दिया, जनता अपने मुद्दों से भटकी नहीं। पूरे चुनाव में प्रयास किया गया इनके द्वारा। नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो फेल हुआ, हैदर साहब आप कह रहे हैं तो वो फेल हुआ, तो फिर सरकार आपकी बननी थी, वो फेल कैसे हुआ? सिर्फ उनको सीटें कम आई इसलिए फेल हुआ? निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से जहां पे वो थे वहां से यहां तक हम उनको लाए हैं और आगे भी और नीचे वो जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमारे पहले के एक वक्ता ने भी कही कि जो स्विंग वोटर है कहीं ना कहीं उसको अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी 400 पार की, उसके अंदर शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं बना कुछ राज्यों में। हमारी उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो चाहे आपकी फूलपुर की सीट हो या आपकी बांसगांव की सीट हो या आपकी फर्रुखाबाद की सीट हो, मेरठ की सीट हो, ये ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से प्रशासन के दबाव में चुनाव हराया गया इंडिया गठबंधन को। अगर पूरी ईमानदारी से चुनाव होते तो 50 के पार इंडिया गठबंधन की सीट उत्तर प्रदेश में थी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत हुई है। वही स्थिति महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हुई है। कुछ राज्यों में जहां पे मुझे लगता है गठबंधन ने कम काम किया, जहां पे गठबंधन को फायदा नहीं हो पाया जैसी उम्मीद की जा रही थी, उसका भी आकलन होना चाहिए, उसका भी जो है पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ठीक है हाफिज साहब, अभी फिर से मैं थोड़े उस सवाल पे आता हूं, क्योंकि बात लगातार गठबंधन की है, मजबूत विपक्ष की है, विपक्ष का क्या रोल रहेगा उसकी है। अब चलिए, अगर मुझे आनंद दुबे साहब कह रहे हैं कि आपके वहां महाराष्ट्र में सब ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा में और दिल्ली में वहां पर आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट तो वो अपनी हार का ठीकरा ही आपके सिर पे फोड़ रहे हैं कि हरियाणा में वो आपकी वजह से पीछे रह गए, या कुरुक्षेत्र की सीट में आपने उनका साथ नहीं दिया, या दिल्ली में अब वो अकेले ही लड़ेंगे, आपके साथ कुछ नहीं शेयर करेंगे। यहाँ शायद 3 और 4 और 3 का जो भी रेशियो रहा अभी दिल्ली में आपका, लेकिन अब मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर? फिर जहाँ क्योंकि क्षेत्रीय दल है वो, आप एक नेशनल पार्टी हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट हमेशा आते रहेंगे। जब वो कन्फ्लिक्ट यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली बड़े संसद के अंदर भी दिखाई देंगे। देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जोड़ दूं। जो आपने समाजवादी पार्टी के हमारे साथी से सवाल पूछा था कि फेल कहाँ हो गए, फेल तो नहीं हुए, कमी रह गई कुछ सीट्स की, और उसकी वजह थी हमारे अवधेश जी जैसे जो साथी थे या उनकी तरह विचार रखने वाले निष्पक्ष कहलाने वाले पत्रकार साथी जो हैं यहाँ पर, उन्होंने अगर ये कह दिया कि झूठ था ये एजेंडा, तो जाहिर सी बात है जनता का एक प्रबुद्ध वर्ग छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो लोग थे उन्होंने इनकी बात पर विश्वास करा और इनकी बात से बीजेपी को क्लीन चिट मिल गई। जिस बीजेपी के नेताओं ने खुल के बयान दिए और साफ तौर के ऊपर वो बयान दिखे भी, उसके बाद भी ये कह देना कि आरक्षण विरोधी नहीं थे, उसके बाद भी ये कह देना कि उन्माद, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया गया। अरे मणिपुर जल गया पूरा धार्मिक उन्माद के चलते, गृह मंत्री वहां जा नहीं पाए और उसके बाद वो प्रचार प्रसार में लगे रहे, निरंतर अपनी रैलीज करते रहे, तो ये क्या था? धार्मिक उन्माद नहीं था। अब आपने जो बात कही कि गठबंधन में इस तरह की चीजें, देखिए गठबंधन में इस तरह की चीजें आती हैं, कोई भी गठबंधन हो उसकी कई सारी शर्तें होती हैं और उन शर्तों को लेके ही हम चलते हैं।
क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ा था? उसके बाद क्या हमारे के दिल्ली में कोई असर पड़ा उससे? या क्या दूसरे कुछ फैक्टर्स इससे पहले नहीं दिखाई दिए थे? क्या कहा था जब इंडिया अलायंस बना था? तमाम लोगों ने ये बात कही थी, ये अलायंस जो है, जो बीजेपी की तरफ पक्ष बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था ये अलायंस चलेगा ही नहीं, ये चलने ही नहीं वाला, ये बनने से पहले ही इसमें फूट आ जाएगी। देखिए नीतीश कुमार जी चले गए और ये अलायंस ऐसे ही धीरे धीरे बिखरता जाएगा। लेकिन अलायंस, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहा। छोटी छोटी बातें आई, उसको नजरअंदाज करते हुए, उसको सुलझाते हुए आगे बढ़े। क्या सीट शेयरिंग बड़ा आसान काम था? क्या सीट शेयरिंग को लेकर आपत्तियां नहीं आई थी? क्या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सवाल नहीं खड़े हुए थे? लेकिन बाद में यही हुआ कि इंडिया अलायंस को सर्वाधिक फायदा पहुंचा सीट शेयरिंग से, और उसको हम आगे उन चुनौतियों को पार कर गए। जब परिणाम आए, किसी ने नहीं कहा था हमारे पक्ष में, यहां तक कि उस देश के पूरे एग्जिट पोल्स झूठे साबित हुए, फेल निकल गए। जो एग्जिट पोल्स 400 तक छू रहे थे बीजेपी को, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया अलायंस ने मजबूती के साथ एक अपना पक्ष साबित किया, सिद्ध किया। लेकिन जो हवाएं बनाई गई कि बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है, बीजेपी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाती है, उन बातों में कहीं ना कहीं कुछ लोग धोखे में आए, और उसकी वजह से जो कुछ नुकसान हुआ वो आगे नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी की में आज की बात है, इससे पहले भी कई चीजें बीजेपी ने कहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद भी सीट शेयरिंग तक और इंडिया महाविकास अघाड़ी से इंडिया अलायंस बनने तक का सफर पूरा कंप्लीट हुआ और पूरा हुआ। इन्होंने कहा था हमारे साथी जो अवधेश जी हैं कि कहीं पर भी जहां डायरेक्ट मुकाबला था बीजेपी से कुछ नहीं कर पाया। राजस्थान की मिसाल दे दी, राजस्थान में 1/3 सीट्स कम हो गई बीजेपी की, और कांग्रेस पार्टी जहां बहुत ही निरंतर जीरो पे थी, उसकी सीट्स इतनी बढ़ गई। उस माहौल के बाद, ईडी के दुरुपयोग के बाद छापे पड़ते गए, न जाने कितने आरोप लगते गए, धार्मिक बातें जो की गई वो भी प्रधानमंत्री के मन से, वो ऐसी थी कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती थी। उस सब का असर ग्रामीण अंचल पर हम राजस्थान देखे हुए लोग हैं, हिंदी पट्टी से आने वाले लोग हैं, हमने हिंदी पट्टी के जो असर पड़े हैं उसको देखा है। तो उस सब के बावजूद ठीक, हाँ ठीक, हाफिज साहब ठीक है, गॉट योर पॉइंट, एक छोटा